वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये साक्षी बुकलेट में से क्या डाउट है, पूछो बेटा। कुछ होमवर्क तो नहीं दिया था वैसे मैंने, उसमें से आपने पढ़ा है, अच्छी बात है। तो यू कैन आस्क, अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क ऑल्सो। मैंने सबको अनम्यूट किया है मेरी तरफ से, तो आप खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। पेज नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 66। ये तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है बेटा। अच्छा, काइनेमेटिक्स के तो और भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट्स होंगे, वो तो हम कहीं तो भी कभी तो भी डिस्कस करना चाहिए हमने अलग से। अच्छा, काइनेमेटिक्स की बात निकाली है आपने, तो जल्दी से देख लीजिए डाउट सेक्शन। यू मीन वहाँ का क्वेश्चन नंबर 4, मतलब जो अनसॉल्व है वो वाले क्वेश्चन नंबर में से, वहाँ नंबर्स नहीं दिए हुए थे उसमें का फोर्थ क्वेश्चन तुझे पूछना है। ठीक है, अगर ये बात निकल चुकी है बेटा, अगर काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस की बात है, 1D की बात है, तो एक बार बोर्ड पे भी देख लीजिए। बोर्ड पे ना हमने प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करने से एक दिन पहले, एक दो दिन पहले ये सवाल देखा था। लुक ऑन द स्क्रीन। ठीक है, इसमें एक हमने अंडरस्टैंडिंग में गलती कर दी थी, वो बोर्ड पे देख लीजिए। पढ़ने में रादर गलती कर दी थी। ये जो क्वेश्चन था ना, 3 particles आर प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ इनिशियल स्पीड्स 10, 20, 30, देन द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय देम इन द लास्ट सेकंड ऑफ द मोशन आर। नहीं, इसका मैंने आपको एक लॉन्ग मेथड से बताया था करके, आई थिंक कहीं तो। और ये शॉर्टकट है कि मूविंग अप एंड डाउन था, तो लास्ट सेकेंड ऊपर जाने का विल बी सेम एज अ फर्स्ट सेकेंड। तो ये मैंने आपको तरीका बताया था। आंसर हमने 1:1:1 निकाला था। ठीक है, बट आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। कवर्ड बाय देम इन द लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन है पूरा। तो लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन मतलब कौन सा आएगा? ऊपर जाने का ऐसा नहीं बोला है मैंने। जो सवाल सॉल्व किया वो लास्ट सेकेंड ऊपर जाने का लास्ट सेकेंड लिया, बट ऐसा नहीं बोला है। तो पूरी मोशन का लास्ट सेकेंड मतलब वो बोलना चाह रहे होंगे ऊपर से वापस नीचे आने तक का, ऊपर से वापस नीचे आने तक के मोशन की बात होगी। समझ रहे हो? तो इन दैट सेंस आंसर ये 1:1:1 नहीं आने वाला है। ये सब मेथड ऐसा नहीं रहने वाली है। आंसर 1:1:1 नहीं आने वाला है। ओके, इन दैट केस आपका आंसर आ जाता है, मेथड सेम तरीके से आप कर लेना, उसका आंसर आता है 1:3:5 ही आता है उसका। Again, which is none of these, which is not by Galileo's law. It doesn't come by Galileo's law exactly, but yes, answer does turn out to be 1:3:5. ये लास्ट सेकेंड एकदम पूरे मोशन का मतलब ऊपर जाके वापस नीचे आने वाला लास्ट सेकेंड आप लीजिए, तो इस तरीके से ये आता है। ये एक छोटा सा करेक्शन मुझे बताना था आपको। और साक्षी, विच क्वेश्चन है सेइंग? वो क्लॉक वाला क्वेश्चन क्या बेटा? एवरेज वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड वगैरह वो वाला क्वेश्चन आप पूछ रहे हो क्या पेज 66 से? वो किया बेटा मैंने क्लास में, है ना स्टूडेंट्स? हमने किया है ना, टेबल क्लॉक 4.5 सेंटीमीटर, एवरेज वेलोसिटी ऑफ टिप 12 बजे से 12 बजे तक वगैरह, ये किया है ना क्लास में? किया है। साक्षी पता नहीं, शी मिस्ड सम पार्ट ऑफ द लेक्चर में भी। चलो,
यू कैन रेफर टू लेक्चर साक्षी, जो आपने मिस किया है लेक्चर अभी, वो मैं क्या रिपीट करूँ, सब पूरे क्लास को पता है वो सॉल्यूशन। तो यू कैन जस्ट लुक बैक एट द लेक्चर, जो भी आपने मिस किया होगा आपको पता चाहिए आपने कौन सा लेक्चर मिस किया है। दो और डाउट्स ग्रुप पे आए हुए थे 2 दिन पहले बेबी, 2 या 3 दिन पहले में भी, आई एम नॉट श्योर 3 दिन पहले कि 2 दिन पहले, लेकिन वो 81 84 नंबर ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है, दे आर लिटिल टफ क्वेश्चंस, तो मेरे ख्याल से उसको हम अभी नहीं लेते, स्टार्ट में लेंगे तो इट विल टेक एक्स्ट्रा टाइम। तो वो क्वेश्चंस में बाद में लूंगा, अभी हम प्रोजेक्टाइल पे कंटिन्यू करें बेटा, विच इज आवर मेन टास्क। कैन वी कंटिन्यू द प्रोजेक्टाइल मोशन? यस। सो दिस इज द क्वेश्चन वी हैड डन यस्टरडे। और उस क्वेश्चन करने से पहले ये थ्योरी थी, दिस थ्योरी आल्सो आई हैड पुट इट ऑन द ग्रुप, दिस मैथमेटिकल पार्ट ऑफ द थ्योरी। अब ना स्टूडेंट्स मैं इसी में से कुछ पार्ट आगे ले रहा हूँ, इसी में से कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं, ये जो फॉर्मूले हमारे बन गए हैं ना, इनको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ टू द न्यू पेज। ओके, और कुछ इसके बारे में हम कमेंट्स देखेंगे, और इसके बारे में कुछ कमेंट्स देखेंगे। देखिए ये जो 4 चीजें इस फॉर्मूले में थी, इसके पहले बारे में हमने कमेंट की थी कि ux जो है वो vx जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, इट इज सेम एज ux एंड ये कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, व्हाट अबाउट vy स्टूडेंट्स? vy के बारे में हमने कोई कमेंट नहीं किया, चलो करते हैं। vx जो है, एक बार वापस लिख लेता हूं, vx जो है वही ux के बराबर है और वो कांस्टेंट है, दैट इज u cos थीटा है वो। लेकिन व्हाट अबाउट vy? vy जो है उसका फॉर्मूला आ रहा है u sin थीटा माइनस जी टी ना, vy का फॉर्मूला आ रहा है u sin थीटा माइनस जी टी। तो ये वैल्यू कांस्टेंट है क्या? नहीं है, ये तो समझ में, क्योंकि टाइम से बदलेगी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? थिंक अबाउट इट, बढ़ेगी कि कम होगी? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? कम होगी ना, राइट। सो ये कमेंट यहां लिखनी है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये वैल्यू कम, डिक्रीजेस विथ टाइम। ठीक है, दिस वैल्यू डिक्रीजेस विथ टाइम, डिक्रीजेस विथ टाइम। शुरू में जो था वो पॉजिटिव था, शुरू में वो थी पॉजिटिव, कम होके होके इट विल बिकम जीरो एट वन पॉइंट एंड देन इट विल ऑल्सो बिकम निगेटिव। कैसे? साइड में देखिए, एक बार मैं आपको डायग्राम निकाल देता हूँ वापस से। यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस लेते स्टूडेंट्स, और प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से, हमने किस कलर से, व्हाइट कलर से ही दिखाया था शायद हमने, यहाँ से u इस तरीके से, और u बार अगर ऐसा है और एंगल ये थीटा है, तो प्रोजेक्टाइल गोज लाइक दिस, प्रोजेक्टाइल गोज लाइक दिस। अब इसमें u का एक ux कंपोनेंट था और uy कंपोनेंट था। ux कंपोनेंट कौन सा था स्टूडेंट्स? ux इतना था, ठीक है, दिस वाज ux, ओके, दैट इज u cos थीटा, दैट इज इक्वल टू u cos थीटा, बराबर। और ये था uy, दैट इज u sin थीटा। अब क्या बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद कहीं पे भी कुछ भी टाइम जाने के बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही है, देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जितना पहले था उतना ही है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट कम हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट कम हो गया। आप और ऊपर जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल उतना ही रहेगा, लेकिन वर्टिकल और छोटा सा हो जाएगा। वेलोसिटी दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। आप और ऊपर जाएंगे, आप यहां पे जाएंगे एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये रहेगा, वहां वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये हम जानते हैं ना, पिछले चैप्टर से ही जानते हैं, पिछले चैप्टर से काइनेमेटिक्स से ही जानते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल स्पीड जीरो हो जाती है, इसलिए ऑब्जेक्ट वहां से रिवर्स जाती है। ऊपर जाते जाते ऑब्जेक्ट अब नीचे आने लगी है, मतलब टॉप की वर्टिकल स्पीड क्या होने वाली है? जीरो। ओनली वर्टिकल स्पीड जीरो होने वाली है, हॉरिजॉन्टल स्पीड जीरो
नहीं होने वाली। हॉरिजॉन्टल जीरो नहीं, हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल जितनी थी उतनी ही कांस्टेंट रहने वाली। अच्छा और आगे जाके देखिए तो, और थोड़ा मैं आगे गया और आगे गया तो हॉरिजॉन्टल उतनी रहने वाली है। व्हाट अबाउट वर्टिकल स्पीड? व्हाट अबाउट वर्टिकल स्पीड? वर्टिकल स्पीड निगेटिव मतलब कैसे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। निगेटिव मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। और आगे जाएंगे तो और ज्यादा कम होगी, मतलब और निगेटिव होगी। निगेटिव वैल्यू कम होना मतलब और निगेटिव हो जाना। ऐसा करते करते लास्ट में जब स्ट्राइक करेगी तो बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाएगी। आ रही बात समझ में? ये येलो कलर का मस्त डायग्राम में कि हर चीज समझिएगा। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट सेम है। इस डायग्राम से मैं बताना चाह रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट ही है, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कम कम होते जा रहा है। कितना कम हो रहा है कि पहले तो पॉजिटिव था, एकदम कम कम होते होते जीरो बन गया, और फिर निगेटिव भी बन गया। जीरो कब बना? एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये जीरो बन गया। आ रही बात समझ में? डायग्राम पर से इतनी बात समझ में आ रही है क्या? देखिए ये सुपर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। फॉर्मूला तो रट लिए, लेकिन फॉर्मूले की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ये है। आपको समझ आ रही है बेटा एवरीवन? यस। अब दो रेड कलर के फॉर्मूले भी देख लेते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन is displacement in x direction is u cos theta into t, u cos theta into t। तो अब इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये डिक्रीजेस विथ टाइम है कि इंक्रीजेस विथ टाइम है? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये डिक्रीजेस है कि इंक्रीजेस है? increases with time, right? Increases with time, this thing is increasing with time। ठीक है, इंक्रीजिंग विथ टाइम। ओके, इंक्रीजिंग विथ टाइम। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? शुरू में डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होती है ना, कहीं कहीं अभी तो स्टार्ट होता है। तो जीरो से लेके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी जा रही है? दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा कितना दूर जा रहा है? देखिए ज्यादा से ज्यादा एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल कितना दूर जा रहा है? यहां तक जा रहा है ना, जहां वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, जहां वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, जहां वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, उसी को हम आज बोलने वाले हैं कैपिटल आर। स्टूडेंट्स, कैपिटल आर फॉर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कैपिटल आर फॉर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो प्लीज समझिए कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। तो कितनी बढ़ रही है? कितनी बढ़ रही है? बढ़ रही है जीरो टू आर। जीरो टू आर। देखिए किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे देखिए, मान लो मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे डायग्राम में पॉइंट ओ है, फिर पॉइंट ए नाम दे दिया, फिर पॉइंट बी नाम दे दिया, फिर पॉइंट सी नाम दे दिया, फिर पॉइंट डी नाम दे दिया, फिर पॉइंट ई नाम दे दिया, और फिर पॉइंट एफ नाम दे दिया। तो क्या आपको समझ रहा है? ओए जो है, ओए का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। ओ से एक में है तो तिरछा, लेकिन उसका एक हॉरिजॉन्टल पार्ट आएगा। ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट आएगा, इतना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आएगी। फिर बी पे गया तो ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ओबी का जो हॉरिजॉन्टल है वो और बढ़ गया। सी पे गया मतलब और दूर गया राइट साइड में, तो और बढ़ गया। डी मतलब ओ से और दूर है राइट साइड में, तो और बढ़ गया। ई मतलब ओ से हॉरिजॉन्टल और बढ़ गया। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल ऐसे वर्टिकल वर्टिकल करके, ऐसे डॉट डॉट करके एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल दिखा रहा हूँ। तो ये वैल्यूज बढ़ते 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 आर तक जा रही है। आ रही बात समझ में? हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल कितना राइट राइट में सरक रहा है। तो ज्यादा ज्यादा राइट साइड में पार्टिकल सरकते जा रहा है जब तक वो ग्राउंड को मिल नहीं जाता वापस, तब तक। तो जब तक ग्राउंड को मिल जाता है वो डिस्टेंस हमने कैपिटल आर कंसिडर किया है। तो इज इट क्लियर बेटा? क्लियर है। अच्छा, उसके पिछले वाला देखो बेटा, पिछले वाला देखो, जो वी वाई का दिया था पॉजिटिव से जीरो से निगेटिव, क्या ये वैल्यू भी आप बता सकते हो? पॉजिटिव वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी? पॉजिटिव वैल्यू स्टार्टिंग में यू साइन थीटा थी। पॉजिटिव वैल्यू स्टार्टिंग में यू साइन थीटा थी, बाद में जीरो हो जाती है वर्टिकल। और लास्ट में कैन यू गेस, एकदम लास्ट में जो निगेटिव वैल्यू है वो कितनी वैल्यू होगी?
हाउ मच नेगेटिव विल इट बी? कैन somebody guess how much negative that value will be? वो भी एग्जैक्ट वैल्यू हम लिख लेते हैं. How much negative will that value be? Can you guess? अगर स्टार्टिंग का वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा थी, तो लास्ट में वर्टिकल वेलोसिटी ग्राउंड को स्ट्राइक करते समय कितनी होगी? फ्रॉम द डायग्राम यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, फ्रॉम द डायग्राम यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको प्रूव करके दूंगा, निकाल के दूंगा, बट कैन यू गेस हाउ मच इट विल बी? इन टर्म्स ऑफ यू बताना आपको, इन टर्म्स ऑफ यू के फॉर्मूला के टर्म्स में. कैन यू गेस हाउ मच इट विल बी? माइनस यू साइन थीटा. सुष्मिता हैज अ गुड गेस, फैंटास्टिक गेस. माइनस यू साइन थीटा एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा. जैसे अपना काइनेमेटिक्स में भी ऊपर जाते जाते कि बॉडी वापस नीचे आती है तो उतनी ही स्पीड से स्ट्राइक करती है ना, स्ट्राइक करते समय. तो जितना वर्टिकल येलो डायग्राम में मैंने आपको कंपोनेंट दिखाया था, उतना ही लेंथ का लास्ट पॉइंट पे नीचे होगा. राइट, सो दिस वैल्यू विल बी माइनस यू साइन थीटा. दिस वैल्यू विल बी माइनस यू साइन थीटा. ओके, ये आपको गैस आप कर सकते हो. एग्जैक्ट आपको प्रूफ चाहिए तो वो भी मैं दूंगा कुछ ही टाइम में. एग्जैक्ट मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा कि यू साइन थीटा वाली वैल्यू एग्जैक्टली माइनस यू साइन थीटा कैसे हो जाती है करके. अच्छा, नीचे आइए, एक चीज और कंटिन्यू करना है. एस वाई, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है अपने पास u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी. अब ये बहुत मुश्किल है समझना कि ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, क्योंकि इसमें दो टर्म है सब्ट्रैक्शन में. तो दोनों टर्म वैसे तो बढ़ती जाएगी, है ना. पहली टर्म में टी मल्टीप्लाइड है तो ये भी इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, लेकिन दूसरी टर्म में टाइम स्क्वायर है तो ये भी इंक्रीज होगा, है ना. ये भी इंक्रीज होगा, तो टाइम भी इंक्रीज होगा, टाइम स्क्वायर भी इंक्रीज होगा. आपको लग रहा होगा कि सर टाइम स्क्वायर ज्यादा इंक्रीज होगा. हाँ, बात तो ऐसे सही लगती है, बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली इजी थिंग. तो ये मैथमेटिकल थिंग है, बढ़ता है कि कम होता है, इस फॉर्मूला पर से देखना बहुत मुश्किल है. तो आप क्या कीजिए, आपको मैं डायग्राम पर से समझा देता हूँ. डायग्राम पर से समझना आसान है. जैसे जैसे पार्टिकल ओ से देखिए डायग्राम में पॉइंट ए बी सी डी ई एफ पे जा रहा है, तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब उसकी हाइट. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? हाइट ना. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट हाइट. प्लीज अंडरस्टैंड, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब इट इज नथिंग बट द हाइट. डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल पार्ट मतलब इट इज हाइट. तो जैसे जैसे ओ से पॉइंट ए बी सी डी ई एफ पे जा रहा है, तो क्या उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कि कम होती जा रही है, कि क्या हो रहा है? थोड़ा बताइए, टाइप करके देखिए, बता देते क्या क्या हो रहा है. इज इट कि बढ़ते ही जा रही है, कि कम ही होते जा रही है, कि क्या? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. रजिया एंड जय कुमार ने बहुत अच्छा, एंड सुष्मिता ऑल्सो, तीनों ने एकदम करेक्ट टाइप किया है. यस, अभिनव ऑल्सो, नॉट अभिनव आई थिंक, नो, देन जयदीप. सो यस, पहले बढ़ रही है. कैन यू सी मैक्सिमम हाइट तक, सी पॉइंट तक जो मैंने दिखाया है डायग्राम में, अभी जो सी पॉइंट दिखाया है वहां तक वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जा रहा है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है. बाद में वो कम कम हो रही है. उस हाइट को भी एक नाम देते हैं हम, उस हाइट को हम नाम दिया करते हैं. डायग्राम में मैं रेड कलर से आपको वापस वो हाइट भी दिखा देता हूं. उसको हम नाम दिया करते हैं कैपिटल एच. ओके, एच, कैपिटल एच फॉर जो मैक्सिमम हाइट है. कैपिटल एच जो है ये लेंथ है, मैक्सिमम हाइट जो है वो लेंथ है. तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? एस वाई जो है फर्स्ट इंक्रीजेस कहां से कहा? जीरो टू एच, जीरो टू कैपिटल एच, एंड देन डिक्रीजेस, and then decreases, and then decreases from h to 0, and then decreases from h to 0. 0 कब हो जाएगा? जब वापस ग्राउंड को मिल रहा है.
जब वापस ग्राउंड को मिल रहा है एफ पॉइंट पे, जब वापस ग्राउंड को मिल रहा है तो सेम लेवल पे है ना, कोई हाइट ही नहीं है उसकी, जमीन पे ही आ गया, मतलब जमीन से शुरू होके वापस जमीन पे आ गया तो कोई हाइट नहीं है, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। माइंड इट, लास्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बहुत सारा है लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। आपको कोऑर्डिनेट्स भी डायग्राम में समझ में आ रहे हैं क्या? देखिए तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स कोई बताएगा? टॉप मोस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कोई बताएगा मुझे? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट एंड व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लास्ट पॉइंट? जैसे पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट जीरो थे, 0,0, टॉप मोस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे बेटा? टॉप मोस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, कोई बता सकता है? टॉप मोस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, इन टर्म्स ऑफ रेड अक्षर बताइए, इन टर्म्स ऑफ रेड चीजें, आर और एच के टर्म्स में आपको बताना है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे सोच के बताइए, फिर मैं आपको लिखने को टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0 रहेंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट r/2, वेरी गुड, r/2, बहुत लोगों ने देखा, देखो ना रेंज पूरी है तो उसका आधा एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना। टॉप मोस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल पार्ट आधा कवर होता है, वर्टिकल मैक्सिमम कवर होता है। और फाइनल पॉइंट इस मोशन का कौन सा मानेंगे बेटा? फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए, जो कि एफ पॉइंट करके मैंने डायग्राम में दिखा है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे वो थोड़ा टाइप करके बताइए। फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? कैपिटल R,0, परफेक्ट। चलो इतना लिख लीजिए, मैं आपको ग्रुप पे भी डाल दूंगा, बट प्यार से बना लीजिए मस्त। 5 मिनट्स टाइम आई एम गिविंग यू, सम 3 4 5 मिनट्स टाइम, अच्छे से कॉपी कीजिए, समझ लीजिए, फिर आज के नए हेडिंग पे जाएंगे।
चलो इतना हो गया स्टूडेंट्स का, तो अभी एक गूगली क्वेश्चन देखिए, गूगली क्वेश्चन। इस पॉइंट को मैं एफ नाम दे रहा हूं, ठीक है, जैसे पीछे दिया था वैसे ही। ऑन पाथ फ्रॉम ओ टू एफ, ठीक है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, चार ऑप्शंस है आपके पास। इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, या फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। आपके पास 2 मिनट का समय मैं 1.5 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। 1.5 मिनट टाइम आई एम गिविंग यू। आपको पोल पे जवाब बताना है, अच्छे से सोच समझ के जवाब बताना है। ये क्वेश्चन मैं अभी बना के दे रहा हूं आपको राइट हियर, तो कहीं पे बुक्स को छानने की कोशिश मत कीजिए। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपको बना के दे रहा हूँ, तो क्लास में तो आप राइट हियर समझ लीजिए, सोच सोच के बताइए, नहीं समझा तो मैं बताऊंगा। कुछ और सेकंड बाकी है आपके पास, बहुत लोग का जवाब आना बाकी है, सोचिए सोचिए अच्छे से सोचिए। ओके, रिजल्ट इज ऑन द स्क्रीन। बहुत लोग सी ऑप्शन में फंसे हैं, मेजोरिटी इज नॉट द करेक्ट आंसर दिस टाइम। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। पहले कम हो रही है स्टूडेंट्स, देखो कैसे, लुक ऑन द स्क्रीन। क्यों? ये गूगली क्वेश्चन था, देखो यहाँ पे पिछले पेज पे ये डायरेक्टली कहीं नहीं है। पिछले क्वेश्चन पे हमने कंपोनेंट्स की बात की थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन यहाँ मैं टोटली बात कर रहा हूँ स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टल। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टल का फॉर्मूला क्या है। वी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, है ना। क्यों? क्योंकि वी बार होता है, वी बार होता है, वी बार होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी। अच्छा, आप वी एक्स की वैल्यू भी जानते हो, वी एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा है ना, उसका होल स्क्वायर, प्लस वी वाई की वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी, है ना। ये फॉर्मूला कल की डायग्राम में था, जो मैंने ग्रुप पे आपको डायग्राम निकाल के दी थी, रीड करने को स्टडी करने को जो डायग्राम दी थी, उसके अंदर ये फॉर्मूला भी था। कल हमने इनडायरेक्टली देखा ही हुआ था, ऐसा एग्जैक्टली लिखा नहीं था, बट देखा हुआ था, एक क्वेश्चन के थ्रू ये देखा था आपने, ऐसी वैल्यूज निकाली हुई थी। तो अगर ये फॉर्मूला है तो आपको यहां तक तो हमें ये पता है कि दिस पर्टिकुलर फर्स्ट ब्रैकेट इज कांस्टेंट, फर्स्ट ब्रैकेट इज कांस्टेंट।
और ये जो है, ये बेटा पहले पॉजिटिव से पॉजिटिव टू जीरो जाता है, पॉजिटिव टू जीरो हो जाता है, और बाद में जीरो टू निगेटिव होता है ये ब्रैकेट, ठीक है। हम्म? तो जब ये पॉजिटिव से जीरो होगा तो ये ब्रैकेट कम हो रहा है कि नहीं, तो उसका स्क्वायर भी कम हो रहा है, उसका स्क्वायर भी कम हो रहा है। तो उस हिसाब से टोटल वैल्यू फर्स्ट डिक्रीजेस। ये बात समझ में आई क्या? देखिए, फर्स्ट डिक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस, ठीक है। एंड देन जब वो ब्रैकेट जीरो से लेके निगेटिव जा रहा है, जब वो ब्रैकेट जीरो से लेके निगेटिव जा रहा है, तब होल स्क्वायर की वैल्यू की वजह से वो बढ़ते जाता है। तो देन इंक्रीजेस, देन इंक्रीजेस। तो कैन यू टेल मी सबसे पहले वैल्यू क्या थी? सबसे पहले वैल्यू क्या थी? एकदम इनिशियली स्पीड क्या थी प्रोजेक्टाइल की? यू थी ना, यू थी। फर्स्ट डिक्रीजेस, तो डिक्रीज जब कर रहा है फ्रॉम यू टू टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड बताएगा कोई? टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड बताएगा? टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम स्पीड है, दिस इज मिनिमम स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वो बताएगा कोई? व्हाट इज इट? यू कॉस थीटा। आर्या हैज अंडरस्टूड, इट इज यू कॉस थीटा। टॉप मोस्ट पॉइंट की जो स्पीड है वो यू कॉस थीटा है। एंड देन इंक्रीजेस, तो इंक्रीज होगी कहां से कहा? जो टॉप मोस्ट पॉइंट की यू कॉस थीटा थी, वहां से लेके वापस लास्ट पॉइंट पे जो हो जाएगी ना बेटा, लास्ट पॉइंट पे स्पीड उतनी हो जाएगी, क्योंकि लास्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल तो ऑलवेज सेम था, और वर्टिकल शुरू में जितना था एग्जैक्टली उसका उल्टा हो जाएगी वो वैल्यू ना। तो it will be u again, speed will be again u. Do you understand this? देखो, ऐसे समझिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम है, वर्टिकल वाला पार्ट कम कम होके गायब नहीं क्या हो गया था? आप पिछले भी पेज के डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम में देखिए, हॉरिजॉन्टल, ये डायग्राम में येलो जो कंपोनेंट था वो हॉरिजॉन्टल सब सेम ही है, और वर्टिकल वाला टॉप में कम कम होते जा रहा है, टॉप पे जीरो हो जा रहा है। तो भाई रिजल्टेंट जब निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम रिजल्टेंट आएगा कि नहीं? क्योंकि एक कंपोनेंट तो गायब ही हो गया, उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो ही हो गया, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे रिजल्टेंट सबसे कम आएगा। और बाद में जैसे जैसे नीचे जाओगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते जा रहा है, तो रिजल्टेंट स्पीड भी बढ़ती बढ़ती जाएगी। कहां तक बढ़ेगी? फाइनल पॉइंट पे एकदम वही स्पीड हो जाएगी जो एकदम इनिशियल पॉइंट पे थी। okay? कैसे? तो हॉरिजॉन्टल पार्ट तो यू कॉस थीटा ही था, हॉरिजॉन्टल पार्ट तो यू कॉस थीटा ही है हमेशा, लेकिन वर्टिकल पार्ट जो पहले यू साइन थीटा था, वो एकदम आखिरी में जाके माइनस यू साइन थीटा हो गया। तो अगर आपको किसी ने ये वैल्यू पूछी, तो ये वी बार जो है, दिस वी बार इज यू कॉस थीटा आई कैप प्लस माइनस यू साइन थीटा जे कैप। ओके, तो ये वैल्यू यू बार से सेम नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। वी बार इज नॉट इक्वल टू यू बार, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। बट मैग्नीट्यूड जो है स्पीड का, v का, दैट इज अंडर रूट ऑफ यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस यू साइन थीटा का स्क्वायर। इसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और फाइनली इससे भी आप देख सकते, तो एग्जैक्टली यू आएगा। तो फाइनल स्पीड वी बार जो है, एकदम द फाइनल वी बार जो है, इट इज नॉट सेम एज द इनिशियल यू बार, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। लेकिन फाइनल स्पीड जो है, द फाइनल स्पीड जो है, it is same as initial speed, it is same as initial speed, ठीक है। the final velocity is not same as initial velocity, but final speed is same as initial speed, है ना? इंटरेस्टिंग बात, इस पे कई सवाल बना सकते हैं, स्पेशली नीट एग्जाम में, क्योंकि आपको कंसेप्चुअल सवाल भी आते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं है, ऐसे कंसेप्चुअल बढ़ेगा, कम होगा, सेम हो जाएगा, इक्वल होगा कि नॉट इक्वल होगा, ऐसी चीजें भी आपको पूछ सकते हैं। लिख लीजिए ये सवाल, लिख लीजिए। ये भी मैं आपको डाल दे रहा हूँ ग्रुप पे, कोई चिंता नहीं है, रिवीजन के लिए ग्रुप पे है, लेकिन अभी समझ के नोटबुक में नोट कर लीजिए।
स्पीड के हिसाब से टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड है, इनिशियल और फाइनल जो इक्वल है, दे आर लाइक मैक्सिमम स्पीड है प्रोजेक्टाइल की, वो मैक्सिमम स्पीड है, क्योंकि वो कम कम होते होते ऊपर में मिनिमम हो जा रही है, लेकिन शुरू में और आखिरी में जो है वो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कल्पेश पूछ रहा है सर फर्स्ट डिक्रीज कैसे होगा, बेटा देखना डायग्राम में भी तो डिक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है बेटा, पिछले भी पेज पे आ जाए, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रह रहा है लेकिन वर्टिकल छोटा छोटा होते जा रहा है कि नहीं, तो रिजल्टेंट भी छोटा छोटा होगा बेटा, इसके लिए डिक्रीजेस विद टाइम। समझा क्या, हॉरिजॉन्टल सेम रह रहा है लेकिन वर्टिकल कम कम होते जा रहा है, तो रिजल्टेंट भी कम होते जाएगा कि नहीं, इसलिए वो शुरू में डिक्रीजेस है। तो परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। असर्शन रीजन करके भी आ सकता है क्वेश्चन, कई तरीके से बन सकता है आप लोगों के लिए, तो कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए आपको। यस, मैक्सिमम स्पीड विल बी एट स्टार्टिंग में भी और एंड में भी, मैक्सिमम स्पीड विल बी एट स्टार्टिंग पॉइंट ऑल्सो एंड एंड पॉइंट ऑल्सो, दैट इज मेरे डायग्राम में ओ पॉइंट ऑल्सो एंड एफ पॉइंट ऑल्सो, जो पहले डायग्राम मैंने बनाई थी उस तरीके से, दोनों पे सेम स्पीड है, वही मैक्सिमम है। क्लियर बेटा एवरीवन? चलो, अब आज का नया हेडिंग लिख रहा हूं मैं, आर एच टी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। आर एच टी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आर फॉर क्या है, आप पहले बोर्ड पे देख लीजिए, आर फॉर है, आर फॉर रेंज होता है, उसका टोटल मीनिंग होगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, आर फॉर रेंज, आर फॉर रेंज, डायग्राम में जो हमने दिखाया था ना वो पिछले डायग्राम में कैपिटल आर वही चीज है, आर फॉर रेंज। एच क्या है, एच फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम ऑब्वियसली वर्टिकल, ठीक है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, हाइट वर्टिकल चीज को बोला करते हैं, तो मैक्सिमम वर्टिकल, एच फॉर क्या है, हाइट। एंड कैपिटल टी, कैन यू गेस कैपिटल टी किस चीज के लिए होगा, कैपिटल टी फॉर टाइम, कैपिटल टी फॉर टाइम, उसे नाम दिया जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट।
पहली दो चीजें तो समझी। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हॉरिजॉन्टली पार्टिकल सबसे दूर कहां पे जा रहा है। एच मतलब सबसे ऊपर कहां तक पार्टिकल पहुंच पा रहा है, दैट इज हाइट, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है फिर, टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट मतलब क्या, फ्लाइट मतलब हवा में कोई भी चीज जो होती है तो उसे फ्लाइट कहते हैं। नॉट जस्ट एरोप्लेन, कोई भी चीज अगर हवा में रह रही तो उसको फ्लाइट कहते हैं। फ्लाइट मतलब उड़ना, फ्लाई करना, मतलब फ्लाइट इज लाइक फ्लाइंग। सो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब time which projectile spends in air, time which projectile spends इन एयर। जितना टाइम वो हवा में गवाती है, या हवा में प्रोजेक्टाइल वाली जो ऑब्जेक्ट है वो हवा में जितना टाइम गवाती है, हाउ मच टाइम इट स्पेंड्स इन एयर, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब अपने डायग्राम में क्या है, डायग्राम में यही शुरू से लेके ग्राउंड से निकल के वापस ग्राउंड तक पहुंच गए, इसको टोटल जितना टाइम लगेगा दैट विल बी कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट विल बी कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। डू यू अग्री स्टूडेंट्स? डू यू अग्री? इट विल बी कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आ रहा है, वर्डिंग समझ में आ रहा है? अच्छा, अब उसका प्रूफ मैंने कल आपको स्टडी करने को ऑलरेडी बोला था, बट क्विकली आई एम गोइंग टू रिवाइज इट फॉर यू ऑल्सो, कि टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सोचिए, शुरू से लेके लास्ट पॉइंट पे, शुरू से लेके लास्ट पॉइंट पे चारों चीजों के बारे में एक बार बात करते हैं, वी एक्स, वी वाई, एस एक्स एंड एस वाई, बात करते हैं। वापस से देखिए, व्हाट अबाउट वी एक्स, वी एक्स जो है वो कांस्टेंट रहा, ठीक है, शुरू से लेके आखिरी पॉइंट तक वी एक्स सेम रहा। व्हाट अबाउट वी वाई, वी वाई उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। वी वाई शुरू में यू साइन थीटा था अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन फाइनल पॉइंट में जब जमीन पे ऑब्जेक्ट गिर रही है तो नीचे ऑब्जेक्ट गिर रही है, नीचे गिर रही है, ऊपर नहीं जा रही है। शुरू में ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही थी, वापस जमीन पे गिर रही है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट इज माइनस यू साइन थीटा। ओके, तो उल्टा हो गया, प्लस यू साइन थीटा के बदले माइनस से यू साइन थीटा हो गया। व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल थिंग, व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल थिंग, हॉरिजॉन्टल जो है वो रेंज है, हॉरिजॉन्टल जो है डिस्प्लेसमेंट, इट इज रेंज। एंड व्हाट अबाउट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल जिस हाइट से शुरू हुआ ग्राउंड से, जीरो हाइट से, तो फाइनली भी जीरो हाइट पे ही है। तो अभी यहां पे मैं लिख सकता हूं कि एट फाइनल पॉइंट, यू नो, ये निकालने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, एट फाइनल पॉइंट, एट फाइनल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट का जो x कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू रेंज, एंड डिस्प्लेसमेंट का जो y कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू जीरो। ये बात समझी? ये बात समझी बेटा? क्योंकि फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही है r कॉमा जीरो, फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही है r कॉमा जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट का x कोऑर्डिनेट r होगा और डिस्प्लेसमेंट का y कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। अब इसका फॉर्मूला हमने बनाया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट y कोऑर्डिनेट u साइन थीटा इंटू टी। अब टी को मैं क्या पुट करूंगा, कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी, क्योंकि u साइन थीटा इंटू टाइम की वैल्यू कैपिटल टी है। फाइनल पॉइंट पे, एट फाइनल पॉइंट मतलब स्मॉल टी की वैल्यू क्या बन जाएगी, कैपिटल टी, क्योंकि पूरा टाइम हवा में जितना टाइम है वो टाइम स्पेंड करके ही वो फाइनल जगह पे आएगा। मतलब इट इज एट स्मॉल टी के की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, कैपिटल टी। तो यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ जी इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देयरफॉर इसी को सॉल्व करके आप लेफ्ट की साइड राइट साइड में ले जाइए, एक टी टी कैंसिल करके आपको कैपिटल टी की वैल्यू मिल रही है टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, जिसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यू साइन थीटा कौन सा होता है, यू का वर्टिकल कंपोनेंट, तो यू वाई बाय जी। ये हमारा एक सुपर फेमस एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। आ रही क्या बात समझ में बेटा? देखिए, और इसके आगे एक और बात मुझे समझानी है कि रेंज हम निकाल लेंगे। देखना, अब हम रेंज निकाल सकते हैं। अब हमारे पास ताकत है कि हम रेंज की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एस एक्स का फॉर्मूला क्या था, कल हमने देखा था एस एक्स का फॉर्मूला। देयरफॉर यू, एस एक्स का फॉर्मूला था यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टी, ओके, दैट इज यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इंटू
टी, u cos थीटा इंटू टी, ux इंटू टी मतलब ही क्या, u cos थीटा इंटू टी। देयर फोर एक रेंज का फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए पहले, ux इंटू टी मतलब ही ux इंटू टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या निकाला है हमने, टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला 2ui/g है। तो वन ऑफ द फॉर्मूला इज 2ux/ui/g, 2ux/ui/g। समझ रहा है इस स्टेप तक? अब अगले स्टेप में मैं ux की वैल्यू पुट करूं u cos थीटा, और uy की वैल्यू पुट करूं u sin थीटा, और बाय g कर दूं, तो क्या यही फॉर्मूला बन जा रहा है 2u² sin थीटा cos थीटा बाय g, 2u² sin स्क्वायर, सॉरी 2u² sin थीटा cos थीटा बाय g, 2u² sin थीटा cos थीटा। इसके बाद आपको एक ट्रिग्नोमेट्री की जादू याद आ रही होगी। ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी जादू याद आ रही होगी आपको? ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी जादू याद आ रही होगी? 2 sin थीटा cos थीटा खुद एक फॉर्मूला होता है ना, 2 साइंस। एक मिनट, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं बच रही है, तो मैं थोड़ी सी जगह बनाने के लिए ऐसे लिख दे रहा हूं वापस। देयरफॉर r इज इक्वल टू यू स्क्वायर के साथ ये जो 2 का नंबर है, 2 है, साइन थीटा है और कॉस थीटा है, इनको क्या मिला सकते हैं? 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में? ये साइन ऑफ डबल थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यही पे फॉर्मूला u² इंटू साइन ऑफ डबल थीटा बाय जी ऐसे भी कर सकते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला हम दो तरीके से लिखेंगे, रेंज का फॉर्मूला हम दो तरीके से लिखेंगे। कौन से दो तरीके से? फर्स्ट इज कि r इज इक्वल टू, एकदम मैं आपको व्हाइट कलर से वापस लिख के देता हूं, देयर फोर r इज इक्वल टू u² साइन 2 थीटा बाय जी ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो 2ux/ui/g ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब मैं इसको बॉक्स करूंगा, ठीक है? ये दोनों तरीके से हमको ये भी फॉर्मूला याद रखना है, एक तो थीटा के टर्म्स में और एक तो ux/ui के टर्म्स में। क्लियर है स्टूडेंट्स? एवरीवन, एवरी स्टेप इज क्लियर? समझ लिया है? एवरी स्टेप इज क्लियर? एक बार बोर्ड पे देखिए, एवरी स्टेप इज क्लियर। क्या किया शुरू से देखिए हमने, फाइनल पॉइंट पे गए, फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पॉइंट का टाइम कैपिटल टी हो जाएगा, तो वो हमने पुट करके जीरो वाले इक्वेशन में, है ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो वाले इक्वेशन में पुट किया, तो उससे हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। फिर वही टाइम ऑफ फ्लाइट का यूज करके हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में पुट किया, तो हमें रेंज मिल गई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही रेंज है। क्लियर है एवरीवन? लिख लीजिए फिर, हाइट को अगले पेज पे देखेंगे। डायग्राम्स भी सब अच्छे से निकालिए बेटा, आपको थोड़ी सी लिखने की प्रैक्टिस भी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। पढ़ना अलग बात होती है, लेकिन लिखते समय कुछ गलतियां हो सकती है। पढ़ते समय भी गलती होती है, लेकिन लिखते समय की गलतियां आपको ज्यादा भारी पड़ेगी। एग्जाम में भी कुछ रफ वर्क करते समय कुछ गलत लिख दोगे तो गलत कैलकुलेशन भी कर लोगे। तो अच्छे से लिखिए, विथ लिटिल प्रॉपर हैंड राइटिंग, सिस्टमैटिक,
ताकि आपको खुद को रिवाइज करते समय समझ में आए। एज आई सेड, इस चैप्टर का इस टेस्ट में वेटेज करीब 40% है। मतलब 45 में से करीब 18 क्वेश्चंस मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पे ऑलरेडी डाले हुए। ऑफलाइन कब चालू होगा इसका तो हम हम्म, महीनों से इंतजार कर रहे हैं। पता चल जाएगा जब भी होगा। आपको जब पता चलेगा तभी मुझे पता चलेगा, सेम टाइम। हाँ, मैं भी तो 15 से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखते हैं। अगर 15 से है तो आपको सब कुछ आ जाना चाहिए ग्रुप पे कि कितने बजे से कितने बजे आना है, कौन से क्लासरूम नंबर में किसने बैठना है, सब डिटेल्स आ जाएंगे फिर इंस्ट्रक्शंस के साथ। तो अगर वैसा आता है तो सही, नहीं आता है 15 के लिए तो किसी और तारीख के लिए आएगा। चलिए, दो फॉर्मूले हो गए। अब वी विल बी एबल टू डू हाइट का फॉर्मूला। हाइट के फॉर्मूला के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, देखिए मैं वापस पहले एक बार डायग्राम तो बना लूं। ये डायग्राम हमें बार बार अच्छे से समझनी भी है। निकालते आनी चाहिए ये ऐसी डायग्राम। लेकिन इस बार अब मैं रेंज पे ध्यान नहीं दूंगा। मेरा ध्यान रेंज पे नहीं रहेगा। मेरा ध्यान इस चीज पे रहेगा कि मैंने स्टार्टिंग 0,0 से करी, स्टार्टिंग 0,0 से करी, और फिर मैं टॉप पॉइंट पे कहाँ पहुंच गया, टॉप पॉइंट पे कहाँ पे पहुंच गया। ओके, सो दिस यू कैन एक्सपेक्ट, दिस दिस के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिखे थे,
इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए थे r/2 कॉमा h है ना, रेंज का आधा कॉमा h, रेंज का आधा कॉमा h। अच्छा, ऑल्सो टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक स्पेशलिटी थी स्टूडेंट्स, कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाता है, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट क्या चीज जीरो हो जाती है बेटा, एट टॉप मोस्ट पॉइंट क्या चीज जीरो हो जाती है, ऊपर जाते जाते क्या जीरो हो जाता है, एट टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सी वेलोसिटी, वी वाई जीरो हो जाता है। चलो तो वी वाई इक्वल टू जीरो लगा देते हैं स्टूडेंट्स, लेट अस अप्लाई वी वाई इक्वल टू जीरो। वी वाई का फॉर्मूला था u साइन थीटा माइनस जी टी, ये मैंने आपको कल बोला था क्लास में, याद कर लीजिए। तो इससे टाइम क्या आ रहा है, देखिए टाइम की वैल्यू आ रही है u साइन थीटा बाय जी, u साइन थीटा बाय जी। क्या ये जाना पहचाना आ रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या है, जाना पहचाना टाइम आ रहा है, क्या ये जाना पहचाना टाइम आ रहा है, ये जो टाइम की वैल्यू आ गई ये क्या जानी पहचानी आ रही है, पिछले पेज के टाइम से कोई रिलेशन है क्या, कैपिटल टी वाले से रिलेशन है क्या, सेम है क्या, कि कुछ अलग है उससे, सेम है कि डबल है कि क्या है, बता। उससे आधी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आधी आ रही है, वो वैल्यू डबल थी, पिछले पेज की वैल्यू में डबल था, इसमें कुछ डबल नहीं है, मतलब दिस वैल्यू इज व्हाट, हाफ ऑफ टी, दिस वैल्यू इज हाफ ऑफ 2u साइन थीटा ना, हाफ ऑफ 2u साइन थीटा बाय जी, मतलब ही टी बाय टू, समझ रहे हो। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि एट टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल कब आ रहा है, जब टाइम इज टी बाय टू, जब टाइम इज टी बाय टू, मतलब पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे है जब टाइम इज हाफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, व्हेन द टाइम इज हाफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्सपेक्टेड है ना स्टूडेंट्स, कोई नया चौंकना नहीं चाहिए आपने, इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, आपको डायग्राम पर से ही फीलिंग आ रही होगी कि पूरा हवा में पार्टिकल टी टाइम पे है, तो ऊपर जाने को आधा टाइम लगेगा और नीचे आने को आधा टाइम लगेगा, है कि नहीं, ऊपर जाने को आधा टाइम लगेगा, नीचे आने को भी आधा टाइम लगेगा, तो दिस इज हाफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, तो अब मेरी मेथड देखिए, हाइट निकालने की मेरी मेथड, बुक में एक अलग मेथड यूज करिए, बुक सॉरी बुक नहीं, मतलब जो कल मैंने आपको सेंड किया था उसमें एक अलग मेथड है और मैं एक अलग मेथड यूज कर रहा हूँ। क्या मैं हाइट को बोल सकता हूँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट, बट कब, कब, एट टाइम इज इक्वल टू टी बाई टू, एट टाइम इज इक्वल टू टी, सॉरी नॉट एस का हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एस एक्स नहीं, एस वाई, ओके, आई कैन कॉल इट एस वाई, एस वाई, इट इज डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट है ना, क्योंकि हाइट मतलब वर्टिकल होता है, बट कब, कब, हाफ द टाइम ऑफ लाइट पे, टोटल टाइम पे लोगे तो हाइट जीरो आ जाएगी, टोटल टाइम पे लोगे तो हाइट जीरो आ जाएगी, लेकिन हाफ द टाइम ऑफ लाइट पे पार्टिकल सबसे ऊपर के पॉइंट पे, तब की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में लूंगा तो मुझे एच का आंसर मिलेगा, मानते हो ये बात। तो अब फॉर्मूला डाल दीजिए, फॉर्मूला था u साइन थीटा इंटू स्मॉल टी माइनस हाफ जी स्मॉल टी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला में मैं स्मॉल टी की वैल्यू पुट कर दूंगा कैपिटल टी बाय टू, इन अदर वर्ड्स आई विल डू इट u साइन थीटा इंटू टी बाय टू माइनस हाफ जी टी बाय टू का स्क्वायर, ध्यान से देखना, टी बाय टू की वैल्यू भी हमें पुट करनी पड़ेगी, टी बाय टू की वैल्यू, टी की वैल्यू टू यू साइन थीटा बाय जी, तो टी बाय टू की वैल्यू ऊपर थी यू साइन थीटा बाय जी, तो यहाँ पे भी u साइन थीटा बाय जी, इसका कैलकुलेशन जो ध्यान से करेगा उसको समझ आ जाएगा कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी कॉमन आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी कॉमन आएगा, और वन माइनस हाफ करके, वन माइनस हाफ, एक स्टेप बता देता हूँ मैं, यहाँ पे u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, बाय जी कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में पहला वन माइनस हाफ, तो वन माइनस हाफ भी हाफ होता, इसलिए बाय टू जी ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, जिसी को आप यू वाई स्क्वायर, है ना, यू साइन थीटा का स्क्वायर मतलब यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये बन रहा है एच का फॉर्मूला, इसे भी हम करेंगे बॉक्स, ठीक है, लिख लीजिए बेटा।
मेथड समझना जरूरी है। टफ क्वेश्चन में मेथड काम में आएगी, रटा हुआ फॉर्मूला काम में इजी क्वेश्चंस में आएगा। फॉर्मूला इजी और एवरेज क्वेश्चंस में काम में आएगा, और मेथड की अंडरस्टैंडिंग आपको टफ क्वेश्चंस में भी काम में आएगी। एक अनादर मेथड जो है, इसकी एक अनादर मेथड भी मैं साइड में लिख देता हूँ, जो कि मैंने कल आपको ग्रुप पे भी डाल के रखी थी। अनादर मेथड इज वर्टिकली ये अनादर वाली मेथड ज्यादा आसान लग रही होगी, लेकिन दोनों मेथड आपको लिखना है, दोनों मेथड आपको लिख के समझना है। कहाँ पे क्या चीज कैसे काम में आ जाएगी, यू नेवर नो। साक्षी बेटा, आपको हमेशा बेसिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जाता है, मैं आपको हमेशा सेम ही बात बताऊंगा, क्योंकि बुखार की दवाई पैरासीटामोल होगी, कॉम्बीफ्लैम होगी, कंटेंट सिमिलर ही होने वाले हैं। बुखार के लिए मैं डायबिटीज की दवाई नहीं दे सकता, वैसे ही आपके कैलकुलेशन के लिए मैं आपको कुछ 11th की चीज नहीं बता सकता। मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि वापस 6-7 स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स रिवाइज करो, फ्रैक्शंस के एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते, कॉमन कैसे करते, वो रिवाइज करो। कैलकुलेशन मिस्टेक्स करना एग्जाम में, इसका रीजन आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन कैसे किया ये ना समझ आना, इसका यही रीजन है कि आप भूल गए हो 6 स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स। तो आपको वो रिवाइज करना पड़ेगा बेटा। जैसे कुछ पार्ट हमने लिया है, हमने स्टार्टिंग में लॉज ऑफ इंडाइसेस स्टडी किए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। वैसे फ्रैक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन भी अगर आपको जरूरत पड़ रही है किसी स्टूडेंट को, तो उसने वो पर्टिकुलर चीज रिवाइज करना चाहिए। हर चीज आपके 6-7 स्टैंडर्ड की हम क्लास में तो नहीं कर सकते वापस ना। वैसे तो ये पूरी डीपीटी सॉल्व नहीं करनी, केवल मैथ सॉल्व करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरा सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए, बोलिए बेटा क्या डाउट है।
आप लोग अनम्यूट करके भी बोल सकते हो या तो टाइप कीजिए, आपकी मर्जी। मैंने अनम्यूट रखा है शायद पूरे क्लास को अभी। यस, पूरी क्लास अनम्यूटेड है, तो आप खुद को अनम्यूट करके पूछिए या तो टाइप। यस्टरडे एचएससी बुक में टाइम ऑफ असेंट ग्रेटर देन टाइम ऑफ डिसेंट दिया है। रियली? नहीं, वो एयर रेजिस्टेंस वाले केस में होगा। मुझे बताइए कौन से पेज नंबर पे है वो, मेरे पास भी। हाँ, वो एयर रेजिस्टेंस, हम तो अभी एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्टेड है बेटा, है ना? तो एयर रेजिस्टेंस कंप्लीटली वी आर निग्लेक्टिंग राइट नाउ। ठीक है, जब एयर रेजिस्टेंस निकल, हमने अजम्पशन में लिख दिया था कल पहले दिन में कि वी आर निग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। हम ये सब जो आइडियल आज के फॉर्मूले है इसके लिए वाई का रीजन क्या है? वाई वाई एयर रेजिस्टेंस के केस में टाइम ऑफ एसेंट ज्यादा रहेगा टाइम ऑफ डिसेंट से, ऐसा कुछ आप पूछ रहे हो? इज दैट द क्वेश्चन? ओके, सो दैट आई विल एक्सप्लेन इन 2-3 days। ये चीज को मुझे आप 2 दिन दीजिए, मेन प्रोजेक्टाइल की थ्योरी खत्म होने दीजिए, तब मैं समझा दूंगा आपको। ऐसे ही काइनेमेटिक्स में भी रेजिस्टेंस के क्वेश्चन है, एयर रेजिस्टेंस के क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के भी बुकलेट में है। वो सब एक साथ मुझे आप याद दिलाइए या मुझे खुद ही याद रह जाएगा। 2 दिन में अपनी थ्योरी जब खत्म होती है ना, उसके बाद मैं आपको करीब शायद फ्राइडे को ये चीज बता दूंगा, ठीक है? एयर रेजिस्टेंस वाली चीज पहले, सब चीज में आसान चीजें पहले कीजिए। पहले मैं टफ बताऊंगा तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब मुझे एवरेज क्लास के हिसाब से सोचना पड़ रहा है। कुछ लोग को समझ जाएगा, बट मुझे एवरेज क्लास के हिसाब से सोचने दीजिए। तो पहले जो मेन मेन चीजें है उस हिसाब से बता दो। ठीक, चलो अब क्वेश्चंस करें बेटा। ये तीनों फॉर्मूले आपको, अब क्वेश्चंस करने की आपको हिम्मत आ रही है? फॉर्मूले देख के जो बॉक्स किया है तीनों फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं ऐसा लग रहा है? चलिए, बिकॉज आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हो, आप मेडिकल बुकलेट के क्वेश्चंस खुद देख लोगे ऐसा मैं मानूं? आप मेडिकल बुकलेट के क्वेश्चंस खुद देख लोगे ऐसा मैं मानूं? सॉल्व एग्जांपल्स जो मेडिकल बुकलेट के होगे आप खुद देख लोगे ऐसा मान के मैं इंजीनियरिंग बुकलेट के क्वेश्चंस लूं जानबूझ के, ताकि आपकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कवर हो, क्योंकि एग्जाम में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। लेवल इज गोइंग टू बी वेरी सिमिलर। ठीक है, तो मैं आप लेट मी जस्ट सर्च आउट एंड सिलेक्ट द क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है आपके लिए सही है, बेस्ट है, वैसे ही क्वेश्चन में सिलेक्ट करूंगा। जो मुझे लग रहा है कि ये जे एडवांस टाइप है, ये नीट में नहीं पूछने वाले, तो वो मैं क्लास में नहीं लूंगा। जो नीट में पूछने वाले हैं वो जरूर हम क्लास में लेंगे। यस, सो ये 4 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे क्लास में फटाफट अभी। देखिए, इसमें का पहला ए बी सी के आप जवाब मुझे बताइए, डीई बाद में डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट के ए बी सी के जवाब आप निकालेंगे, ठीक है, जस्ट बाय डायरेक्टली यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और जी की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है। ये वैल्यूज यूज करके कैन यू सिंपली फाइंड आउट? डू इट, मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, आप भी कीजिए खुद होके, आप खुद होके ट्राई कीजिए, फॉर्मूला देख देख के ट्राई कीजिए आंसर निकालने का।
सबको 45 डिग्री 90 डिग्री के साइन की वैल्यूज याद होती स्कूल टाइम से ही, बस आपको कैलकुलेशंस करने हैं। यस, वेरी गुड, पहले का जवाब आ रहा है 40 मीटर्स, रेंज है तो मीटर में होगी। दूसरे का जवाब कैलकुलेशन सही से करोगे तो 10 मीटर आ रहा है। सब लोग कीजिए ध्यान से। टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। वो भी वैल्यूज पुट कीजिए। 2 × 20 1/√2/10। क्या आ रहा है टाइम? टाइम कितना आ रहा है देखिए। वेरी गुड, 2√2 सेकेंड्स करेक्ट। टाइम आ रहा है आपका 2√2 सेकेंड्स। अच्छा, डी क्वेश्चन इज नाउ वेरी इंटरेस्टिंग। डी क्वेश्चन पे देखिए, A1 का डी क्वेश्चन। टाइम ऑफ लाइट का हमें फॉर्मूला पता है 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, 2u साइन, ये आपकी थ्योरी में ही नोट करके लिख लेंगे हम। ठीक है, थ्योरी में ही हम नोट करके ही लिख लेंगे, एज अ नोट, स्पेशल नोट करके लिख लेंगे। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी है। तो कब साइन थीटा मैक्सिमम आता है, कितने डिग्रीज के लिए साइन थीटा मैक्सिमम आता है बेटा? थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए? 90 डिग्रीज के लिए आता है। ओके, 90 डिग्रीज के लिए आता है। सो एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, टी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी टी की मैक्सिमम वैल्यू? साइन थीटा को 1 ले लीजिए, तो साइन थीटा को 1 ले लीजिए तो 2u बाय जी हो जाएगा, 2u बाय जी हो जाएगा। तो थीटा 90 पे मैक्सिमम टाइम लगेगा, दैट इज 2u बाय जी, इतना टाइम। अच्छा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? पार्टिकल 2D मोशन करेगा कि 1D मोशन करेगा? प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप, वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर हवा में ही, ऊपर ही फायर किया एकदम ग्राउंड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो 1D मोशन ही रहेगा। तब टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाएगी ऑब्जेक्ट वापस ग्राउंड पे गिरने के लिए, वापस ग्राउंड पे गिरने के लिए तब वो ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाएगी, दैट इज 2u/g, इतना टाइम लगाएगी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, इवन हाइट के फॉर्मूले में साइन थीटा आ रहा है, देखिए हाइट के फॉर्मूले में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर आ रहा है। ओके, तो वो भी कब मैक्सिमम होगा? एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि साइन थीटा का स्क्वायर भी मैक्सिमम तभी होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। तो एच मैक्सिमम भी आपका कब आ रहा है बेटा? एच मैक्सिमम भी 90 डिग्री पे आ रहा है, और वो वैल्यू क्या आ रही है? यू स्क्वायर बाय 2g। ऐसा आप थ्योरी बना के नोट करके लिख लेना है। और तीसरी चीज भी, तीनों चीज लिख लेना, तीनों चीज लिख लेना। तीसरी चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम,
रेंज का मैक्सिमम आपको पूछते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज का फॉर्मूला इज यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। साइन टू थीटा, साइन टू थीटा कब मैक्सिमम बनता है? मैक्सिमम व्हेन टू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बननी चाहिए। टू थीटा की वैल्यू बननी चाहिए 90 डिग्री। मतलब ही थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? 45 डिग्रीज। वेरी, सो एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज रेंज आपकी मैक्सिमम बन जाएगी। दैट इज साइन टू थीटा की वैल्यू 1 बन जाएगी ना। साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती। साइन टू थीटा हो कि 4 थीटा हो कि 10 थीटा हो, कोई भी एंगल हो, उसकी साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो जाएगी। तो आर मैक्स क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बाय जी। आर मैक्स की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर। और कब बन रही हो? एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। लिख लीजिए, बॉक्स कर लीजिए। इसमें आपका पांचवा सवाल भी सॉल्व हो गया। डी और ई आपके ये सवाल भी सॉल्व हो गए और ये थ्योरी भी बन गई। इसमें से पहली दो चीजें भूलोगे तो भी चलेगा, लेकिन रेंज का जरूर याद रखना। रेंज 45 डिग्री पे मैक्स हो जाती है, ये जरूर 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 याद रखना। चलो, एक और नोट लिख लीजिए अगले पेज पे। एक और नोट आपको मैं लिखा दे रहा हूं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फॉर सेम यू, लिखे मेरे साथ ही लिखे। फॉर सेम यू range is same for two different angles। for two different लिखने की जरूरत नहीं, for two angles। for two angles theta and 90 degree minus theta। थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा, इनको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आपको ज्योमेट्री से याद होगा, जिनकी एडिशन 90 डिग्री होती है उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि उनकी एडिशन है 90 डिग्रीज। उनकी एडिशन है 90 डिग्रीज। ये नोट को एकदम अच्छे से डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और यहाँ पे मान लो बॉलर है। बॉलर यहाँ पे है। ओके, ये पिच, क्रिकेट पिच है मान लो, दिस इज क्रिकेट पिच। ये क्रिकेट की पिच है।
ठीक है, तो बॉलर यहाँ से दौड़ दौड़ के आएगा और यहाँ से वो बॉल को फेंकेगा, बॉल को वो फेंकेगा यहाँ से, बॉल ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे आ रहा है, और मान लो यहाँ पे एग्जैक्टली बैट्समैन ओरिजिन पे, और वो बॉल को मार रहा है यहाँ से, कैसे मार रहा है, ऐसे मार रहा है कहीं तो भी इस डायरेक्शन में, और बॉल जा रहा है। ठीक है, बॉल जा रहा है, यहाँ पे आ रही बात समझे, बॉल हवा में जा रहा है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये चीज पता है क्या? पहली तो बात हमें पता चली कि 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होगी। तो जब भी ये बैट्समैन 45 डिग्री पे मारेगा, ठीक है, 45 डिग्री पे मारेगा, तब उसको बॉल सबसे दूर जाएगा, ग्राउंड के पार भी कर सकता है वो, अगर अच्छे से मारा उसने, ज्यादा यू दे के मारा, तो एकदम वो बाउंड्री पार 6 रन भी मिला सकता है। ठीक है, तो दिस इज एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे सबसे ज्यादा रेंज आ रही है। लेकिन अगर उसने थीटा छोटा लिया, मान लो 30 डिग्री लिया, तो रेंज उतनी ज्यादा नहीं आएगी, रेंज उतनी ज्यादा नहीं आएगी, रेंज उतनी ज्यादा नहीं आएगी, बेसिकली रेंज कुछ ऐसी आएगी। लेकिन अगर वो 30 डिग्री के बदले आपने सोचा कि चलो 60 डिग्री करते हैं, 60 डिग्री एंगल करते हैं इस तरीके से, तो बेटा 60 डिग्री एंगल से वो मारेगा, तो बॉल ज्यादा ऊपर तो जाएगा, बॉल ज्यादा ऊपर तो जाएगा, लेकिन बॉल इतना दूर नहीं जाएगा, जितना 45 डिग्री से गया था उतना दूर नहीं जाएगा, वो वापस गिर के वहीं पे गिरेगा जहां पे वो 30 डिग्री पे गिरा था। समझ रहे हो? So this one is diagram for theta is equal to 45 degrees. This is for theta is equal to 60 degrees. And this is for theta is equal to 30 degrees. तो 30 और 60 वाली रेंज सेम है, 30 और 60 वाली रेंज सेम है। आई बात समझ में आपको? क्योंकि 30 प्लस 60 90 होता है। ठीक है, ये आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से प्रूव कर सकते हैं, अभी प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन जैसे कि साइड में आप शॉर्ट में देख भी सकते हैं, यहाँ पे आर का फॉर्मूला आपको यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, मतलब डबल ऑफ 30 डिग्री बाय जी करेंगे तो ये आएगा, और दूसरे तरीके से यू स्क्वायर साइन डबल ऑफ 60 डिग्री करेंगे तो भी फॉर्मूला आएगा। ये दोनों सेम आ रहा है बेटा, देखना क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि थैंक्स टू ट्रिग्नोमेट्री सिंपल फैक्ट कि साइन 60 डिग्री और साइन 120 डिग्री इक्वल होता है, साइन 60 डिग्री और साइन 120 डिग्री एग्जैक्ट इक्वल होता है, क्योंकि 120 इज नथिंग बट 180 माइनस 60, तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों पे रेंज इक्वल आ रही है। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई बेटा? थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? बना लीजिए, ये डायग्राम भी बना लीजिए। देन चलिए एक और क्वेश्चन अभी क्लास में कर लेते हैं A2, और उसके बाद बाकी के आपको होमवर्क में दे दें। Two bodies are projected angle theta and 90 degree minus theta to horizontal with the same speed. Find the ratio of their times of flight. Times of flight का
हमें रेशो फाइंड करना है. इट शुड नॉट बी अ टफ क्वेश्चन, इट विल बी एक्चुअली इजी क्वेश्चन. फाइंड द रेशो ऑफ देयर टाइम्स ऑफ फ्लाइट. तो दो अलग अलग बॉडीज है, टू बॉडीज है बेटा. तो दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट को कुछ अलग अलग ले लेंगे. पहले का मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है, दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट T2 है. तो T1 का फॉर्मूला क्या होगा? 2u साइन थीटा बाय जी. 2u साइन थीटा बाय जी. लेकिन दूसरे वाले का एंगल थीटा नहीं है. दूसरे वाले का एंगल क्या है? दूसरे वाले का एंगल ही है 90 डिग्री माइनस थीटा. ठीक है, ये 90 जो है ये रेडियन में नहीं है, डिग्रीज में. ओके, सवाल में 90 डिग्रीज में. तो फाइंड द रेशो, इन दोनों का हमें रेशो फाइंड करना है. इन दोनों का हमें रेशो फाइंड करना है. देयरफॉर T1 बाई T2 रेशो ले लेते हैं स्टूडेंट्स. T1 बाई T2 रेशो लेंगे तो क्या आपको समझ आ रहा है? 2u साइन थीटा बाय जी और यहाँ का 2u साइन 90 डिग्री माइनस थीटा में कुछ कैंसिल हो जाएगा. क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? 2u कैंसिल हो जाएगा और बाय जी भी कैंसिल हो जाएगा. तो आंसर सिंपली आएगा साइन थीटा अपॉन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा. व्हाट इज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा? अगेन, व्हाट इज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा? 10th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री याद करो पिछले साल की. तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा दिया था मैंने आपको, इस साल भी लिखा दिया था मैंने. जिस दिन ट्रिग्नोमेट्री देखा था उस दिन ये लिखा दिया था. साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा. तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या आया? टैन थीटा आया. तो ये आंसर आ गया. रेशियो आ गया साइन थीटा इज टू कॉस थीटा, मतलब ही टैन थीटा रेशियो आ गया. इज इट क्लियर एंड इजी बेटा? यस, ठीक है. बाकी अच्छे खासे होमवर्क क्वेश्चंस आज देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. आपके खुद के बुकलेट से आप खुद कीजिए, सॉल्व एग्जांपल्स भी स्टडी कीजिए, अनसॉल्व भी ट्राई कीजिए. आपकी बुकलेट तो पूरी डिस्कस करेंगे, बट उसके अलावा बाहर के क्वेश्चंस जो मुझे चाहिए कि आपने प्रैक्टिस करने चाहिए वो आपको आज ग्रुप पे आ जाएंगे. बाकी कल कंटिन्यू करेंगे. गुड डे स्टूडेंट्स. या वेलकम. पहले ये नोट कर लीजिए, किसी को प्री स्लाइड चाहिए मैं इसके बाद दिखा देता हूँ. जिनका हो गया वो एग्जिट कर सकते हैं. ग्रुप पे मिल जाएगी बेटा, आपको स्लाइड आ गई है. बहुत सारी स्लाइड्स ऑलरेडी आपके ग्रुप पे आ गई है, कुछ आ जाएगी और जो बची है. कोई चिंता नहीं है. यस.